गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नेक्स्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें पढ़ना है। इट पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन जॉब कट्स अक्रॉस द ग्लोब। ये कोई फेमस मैगजीन है काफ़ी। तो वो क्या पब्लिश कर रही है, एक आर्टिकल पब्लिश कर रही है जिसमें उसने बताया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है जॉब्स कट हो रही हैं, यानी कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इट स्टार्टेड दैट ड्यू टू द रीज़न लाइक कॉस्ट कटिंग, मार्केट कंडीशन, technological advancement. Almost 2 lakh people in IT sector have lost their job during the last year। कि पिछले साल में आईटी सेक्टर में से 2 लाख लोगों को अपनी जॉब जो है खोनी पड़ी है। ठीक है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या रीज़न है इसमें? कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे कम कर रहे हैं वो। ठीक है, मार्केट कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। लोगों ने परचेज करना कम कर दिया, उनकी डिमांड जो है कम हो गई है। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे एआई आ गया है, जो काम 5-6 लोग मिलकर के करते हैं, 10 लोगों की टीम करती है, उसे सिर्फ एक सिंगल सॉफ्टवेयर से ही अब किया जा सकता है। इसलिए जो है जॉब कट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पूरी दुनिया में ये चीज़ की जा रही है। दिस वाज रीड एंड डिस्कस्ड बाय एम्प्लॉयज ऑफ टेकवायर लिमिटेड। तो इस न्यूज़ को कौन पढ़ रहा था? टेकवायर लिमिटेड के एम्प्लॉयज पढ़ रहे थे। ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, जो कि एक कंपनी है इंडिया में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग देम एंड देयर मोरल केम डाउन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो काफ़ी परेशान हो गए, जो उनका मोरल था वो भी काफ़ी कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी, उनकी काम करने की कैपेबिलिटी थी, वो भी कम हो गई। अब वो पहले जितना अच्छी तरह से काम कर पा रहे थे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी रिसेंट टाइम में नहीं दे पा रहे हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द कंपनी ऑब्जर्व दैट इनसिक्योरिटी अमंग द स्टाफ अबाउट देयर जॉब्स। तो इस चीज़ को किसने समझा, किसने अंडरस्टैंड किया है? सीईओ ने। कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, उनमें एक इनसिक्योरिटी आ गई है अपनी जॉब को लेकर कि अभी भी उनको भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ये डर उनके अंदर आ गया है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग हिज रोल एज द लीडर, ही रोट एन ईमेल टू ऑल द एम्प्लॉयज एश्योरिंग देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ देयर फ्यूचर इनकम एंड जॉब। इस चीज़ को समझते हुए, तो एक लीडर के तौर पर जो सीईओ है कंपनी का, उसने एक ईमेल लिखा है सभी एम्प्लॉयज़ को। उनको कहा कि आपकी फ्यूचर इनकम जो है और जॉब है, उसकी मैं पूरी सिक्योरिटी आपको देता हूँ। ठीक है, पूरी स्टेबल रहेगी, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दिस कम्युनिकेशन गिव द एम्प्लॉयज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड शोड पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंस। इस कम्युनिकेशन से क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेंटल बेसिस पर, साइकोलॉजिकल बेसिस पर और इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको अचीव हुई। ठीक है, अब उनमें कोई डर नहीं रहेगा कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में हमें क्या पता निकाल ना दें। ठीक है, द सीईओ ऑफ the company was able to make the subordinates act in a desired manner to achieve the organizational goal without giving them any monetary incentive। अब जो सीईओ है, उसने क्या किया है, अपने सबॉर्डिनेट्स को बिना किसी मॉनेटरी इंसेंटिव के, ठीक है, बिना कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए, उनको एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड किया। ठीक है, एक कंफर्ट जोन भी प्रोवाइड किया है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव करने में भी उसे हेल्प हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव यूज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। कि कौन सा इंसेंटिव यहाँ पर यूज किया है सीईओ ने, जिससे कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। एक्सप्लेन एनी 3 इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी आइडेंटिफाई इन द पार्ट अबव ए। जो ए पार्ट में आप इंसेंटिव आइडेंटिफाई करोगे, उसके आपको टाइप्स बताने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नीड ऑफ द एम्प्लॉय एज पर मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी विच वाज सेटिस्फाई इन द अबव केस। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी नीड जो है यहाँ पर सेटिस्फाई की गई? आपने पढ़ी होगी मैस्लो हायरार्की की नीड जो है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई हो, एस्टीम नीड्स हो गई हो, रिकॉग्नाइजेशन हो गया हो, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई हो। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है स्टूडेंट, कि कौन सा इंसेंटिव यहाँ पर दिया गया है सीईओ के थ्रू? द इंसेंटिव यूज्ड बाय द सीईओ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज
इज जॉब सिक्योरिटी, कि उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। उनको ये कहा गया है कि आपको हम इसी बिना किसी नोटिस के या बहुत कम टाइम स्पेन में, छोटे से टाइम में ही आपको हम जॉब से नहीं निकाल लेंगे। और ये किस टाइप का इंसेंटिव है? इट्स अ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज आर गिवन सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम। ये क्या है? नॉन मॉनिटरी, इसमें पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें क्या की जाती है? एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनकी फ्यूचर इनकम को कोई भी थ्रेट नहीं है आने वाले टाइम में। एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरिड ऑन द एक्सपेक्ट एंड वर्क विद ग्रेटर जील, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और अच्छी तरह से अपने काम को कर सकें और पूरा पोटेंशियल अपना यूज़ कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि जो इंसेंटिव्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए थे वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। द थ्री इंसेंटिव्स ऑफ द सेम कैटेगरीज आर एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन। When such appreciation given to the work performed by the employees, they feel motivated to perform at higher level. इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? कि जब कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करता है, अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है, तो उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने से क्या होगा स्टूडेंट? वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छी तरह से आने वाले टाइम में जो भी टास्क इनको दिया जाएगा उसे परफॉर्म करेंगे, हाइयर लेवल परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ उस काम को परफॉर्म करके दिखाएंगे। फिर सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इट इंडिकेट्स दैट characteristics which describe an organization and distinguish one organization from the other. These characters influence the behavior of individual in an organization. इसका मीनिंग क्या है? कि वो करेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि वहाँ पर कैसे काम होता है। क्या वहाँ पर लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर वहाँ पर अथॉरिटेटिव एनवायरनमेंट है, सिर्फ वहाँ पर लोग उनसे काम लिया जाता है, उनकी कोई भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो नहीं सुनी जाती। साथ ही साथ ये डिफरेंस भी बताती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। थर्ड क्या है स्टूडेंट? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। मैनेजर क्या करना चाहिए? मैनेजर को जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो प्रमोशन हासिल कर सके, ठीक है, और हायर लेवल जॉब्स पर वो काम कर सके। एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी विल हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू अचीव प्रमोशन। ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। और साथ ही साथ क्या है? प्रमोशन पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो हायर लेवल जॉब्स को अचीव कर सकें। थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पर स्टेट द नीड ऑफ एम्प्लॉयज एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी विच वाज सेटिस्फाइड इन द अबव केस। कौन सी जो सेट नीड है वो इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो कि सेटिस्फाई की गई है सीईओ के थ्रू। As per Maslow need of hierarchy theory, safety and security need of the employees were satisfied in the above case, which include providing security and protection from physical and emotional harm. इसमें क्या होता है स्टूडेंट की फ्यूचर इनकम और फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन जब किसी पर्सन की सेफ होती हैं, ठीक है, उसे पता होता है कि आने वाले टाइम में मुझे किसी भी तरह कोई फाइनेंशियल थ्रेट नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में इंक्लूडेड होती हैं। 32nd क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स लिख दोगे, आप याद रखना आपको हेडिंग डाल करके, ठीक है, पॉइंट्स मेंशन करने हैं। बिना हेडिंग के बिल्कुल भी पॉइंट्स मेंशन मत करना। थोड़ी आप वहाँ पर ड्रॉ कर देना, डायग्राम्स ड्रॉ कर देना, ठीक है, फ्लो चार्ट सा बना देना, बबल से बना देना, तो उससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। तो पहला यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या डिस्कस किया गया? टेलर इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ साइंटिफिक inquiry into the field of management practice. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency that can be
developed through study and analysis. टेलर क्या कह रहा है, टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है कि ऐसा प्रिंसिपल जिसमें क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए हमें, ठीक है, मैनेजमेंट की फील्ड में हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हो तो हमें पूरे साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसे गैस वर्क वहाँ पर नहीं करना चाहिए हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेलर ये भी मानता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का। द मेथड सो डिवेल्प्ड शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थंब, और ये मेथड ये भी कहता है कि रूल ऑफ थंब को ये मेथड एलिमिनेट कर देता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि गैस वर्क के साथ या फिर ये चीज़ हो सकती है ऐसा करके देख लेना चाहिए, इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स को ही यूटिलाइज करना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वहाँ पर हार्मनी होनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर से ग्रीवेंसेस को सुने और उनका सोल्यूशन लेकर के आए, और वर्कर भी पूरी डेडिकेशन के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, दोनों को समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। टू अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को अचीव करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनी रहे, ठीक है, फ्रेंडशिप बनी रहे, टेलर कॉल फॉर कंप्लीट मेंटर रेवोल्यूशन विच मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग टुवर्ड ईच अदर। इस चीज़ को अचीव करने के लिए टेलर क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट को और वर्कर को दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के प्रति जो सोच है उनकी, ठीक है, उसे चेंज करना होगा। ये नहीं सोचना है वर्कर्स को कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को लेकर के सोच रही है, उनके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है उसको भी वर्कर के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सभी वर्कर्स जो हैं सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट has for its foundation the firm conviction that the true interest of the two are one, कि दोनों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड दैट प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर्स कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज accompanied बाय द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या है, ग्रोथ आप कह सकते हो यहाँ पर, कि जो एम्प्लॉयर की ग्रोथ है वो बिना वर्कर्स की ग्रोथ के पॉसिबल नहीं हो सकती, और साथ ही साथ जो वर्कर्स की ग्रोथ है वो बिना एम्प्लॉयर की ग्रोथ के पॉसिबल नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपने बारे में, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, पर्सनल ग्रोथ के बारे में ना सोचे, उनका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल एम को अचीव करने के लिए। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये किसका एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन, जो वर्कर्स के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, उसको भी किसके साथ रिप्लेस करना है, हमें कॉपरेशन के साथ रिप्लेस करना है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें किसी भी तरह कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एक्सेसिव एक्सट्रीम कंपटीशन की कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए, रेदर देन उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है और लेबर है दोनों को ये भी समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं स्टूडेंट। फॉर दिस देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए वहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चाहते हैं कि कॉपरेशन ज़्यादा हो, इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा फोकस ना हो, तो एक ओपन कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों क्या है, फ्री कन्वर्सेशन कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डी, इंडिविजुअलिज्म इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट efficiency of each depend industrial development efficiency of each depends and every person to his or her greatest efficiency and prosperity, since to a large extent of on personal take
care of workers competency, so they need to development of. Next question is student 32. Name the concept of management that binds together all the functions of management. मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि सारी के सारी मैनेजमेंट के फंक्शंस को बाइंड करके एक साथ रखता है? डिस्कस इट्स फीचर। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? वो सारी की सारी जो फंक्शंस हैं उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट बाइंड्स टुगेदर ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। इट्स फीचर्स आर एज फॉलो। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इंटेग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका फोकस किस पर रहता है? कोऑर्डिनेशन का ग्रुप एफर्ट्स पर फोकस रहता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? यूनिफाई यानी इकट्ठा करती है अनरिलेटेड या डाइवर्स इंटरेस्ट को एक जगह पर एक वर्किंग एक्टिविटी में उसको इकट्ठा कर देती है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। इसका फोकस किस पर होता है? ग्रुप एफर्ट्स पर, कि सभी लोग मिल करके इकट्ठे होकर के काम करें, ठीक है, जैसा कि प्लान में पहले से ही मेंशन था और शेड्यूल पर सारा काम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये हर एक मैनेजर का फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन का फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट। जो टॉप लेवल पर काम करने वाले मैनेजर्स हैं उनका क्या काम है? कि वो कोऑर्डिनेट करें, डिस्कशन करते रहें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। कि जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है वो टाइम पर हो रहा है और प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? कि ये हर एक लेवल पर होगा ऑर्गेनाइजेशन की, जो कोऑर्डिनेशन का काम है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर, ठीक ठीक है, कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। इट इंटेग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। ये क्या करती है? ये इंटेग्रेट यानी कि इकट्ठा करती है, मिलाकर के साथ चलने पर फोकस ज़्यादा करती है हर एक डिपार्टमेंट को। डी पॉइंट क्या है? इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करती है? कि सभी काम क्या एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक डिपार्टमेंट पीछे तो नहीं रह गया अपने टाइम टाइम पीरियड से, पीछे तो नहीं रह गया है अपने टास्क को, अपने टारगेट को अचीव करने में, ठीक है। और ये किस लिए किए जाते हैं? ताकि कॉमन पर्पस को अचीव किया जा सके। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ चला करके रखने में ये हेल्प करती है। एंड फंक्शंस विद एम टू डायरेक्ट ऑल द डिसीजंस एंड एक्शन टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प की जा सके। जितने भी काम हो रहे हैं उनको एक साथ टाइम पर कंप्लीट करने में जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट क्या है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच बिगिंस विद प्लानिंग एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। जो कि प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? ये कंट्रोलिंग तक चलता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करती है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है और फिर बाद में स्टाफिंग का काम जो है कंटिन्यू किया जाता है। डायरेक्टिंग एग्जीक्यूट द प्लान। डायरेक्टिंग से क्या होता है? प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद क्या है? कंट्रोलिंग करेक्ट द डेविएशन। कंट्रोलिंग क्या करती है? जितने भी डिफरेंसेस हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में उन डेविएशंस को फाइंड आउट करती है, फिर एनालिसिस करके में जितने भी वहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है उनको करेगी। और बाद में जो वैल्यूएबल फीडबैक है, ठीक है, उसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ले जाने में हेल्प करती है स्टूडेंट। 33rd क्वेश्चन स्टूडेंट, a reputed company had called for the AGM annual general meeting of its shareholders. In the meeting, the board of directors laid for
before the shareholders the financial statement disclosing the fact that the profit of the company has increased 5%। एक एजीएम बुलाई गई है एक रिपोर्टिंग कंपनी के थ्रू, ठीक है, और वहां पर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो प्रॉफिट है कंपनी के वो 5% इंक्रीज हो गए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, एंड दे हैव मेंशन स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ 2 to 3% अर्निंग सिंस लास्ट 6 ईयर्स। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5-6 सालों में जो उनकी स्टेबल ग्रोथ हो रही है और वो उनकी परसेंटेज 2 to 3%। It was also brought to the notice of the investors that cash flow statement has shown an improvement in the cash flow position। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो कैश फ्लो पोजीशन है वो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जो पैसा कंपनी को मिलना है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। विद द मेजर इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, their stock is doing well in the capital market as is visible from the increase in its price over। उनका जो स्टॉक है, ठीक है, जो शेयर का प्राइस है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, जो कि उनके जो कि कहाँ से पता चल रहा है उनको, उनके शेयर के प्राइस के इंक्रीज होने से पता चल रहा है। द कंपनी हैज़ टू रिडीम सम डिबेंचर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब कंपनी क्या कर रही है, अगले साल उनको कुछ डिबेंचर्स जो है रिडीम करने हैं। सो दे हैव टू ट्रांसफर देयर रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ताकि वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर सके, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सके। द बोर्ड आल्सो लेड बिफोर द शेयर होल्डर द प्रपोजल टू सेट अप अ न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मध्य प्रदेश। अब बोर्ड क्या कह रहा है कि वो नई एक अपना प्रोडक्शन साइट स्टार्ट करना चाहता है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, एज दे इंटेंडेड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि वो अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई बाय कोटिंग द लाइंस द फैक्टर विच द फाइनेंस मैनेजर नीड टू कंसिडर। अब आपको यहाँ पर लाइंस को कोट करना है और लाइंस को कोट करके आपको बताना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं एक फाइनेंस मैनेजर को, ठीक है, एक फाइनेंस मैनेजर को कंसीडर करनी चाहिए कि कहाँ पर कितना पैसा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, द फैक्टर विच द फाइनेंस मैनेजर नीड टू कंसीडर फ्रॉम द मीटिंग। जो भी मीटिंग में फाइनेंस मैनेजर के साथ डिस्कशन हुई है उसमें कौन से फैक्टर्स जो उसे डिस्कस करने चाहिए, बाय आइडेंटिफाइंग द लाइंस। फर्स्ट फैक्टर क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ अर्निंग, की कंपनी को कितना अर्निंग हो रही है, कमाई कितनी हो रही है। In the meeting, the board of director laid before the shareholder the financial statement disclosing the fact that the profit of the company has increased by 5%। देखो ऊपर अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज किया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो इनकम है 5% इंक्रीज हो गई है। तो ये पहला ऐसा फैक्टर है जो कि एक फाइनेंस मैनेजर को कंसिडर करना चाहिए अपने जो डिविडेंड है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। सेकंड कौन सा फैक्टर है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि ऊपर पैराग्राफ में हमने ये भी लाइन पढ़ी थी कि पिछले 6 साल में जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो भी 2 से 3% इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर यहाँ पर क्या है जो फाइनेंस मैनेजर को कंसीडर करना है, कैश फ्लो पोजीशन। हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि जो कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की वो भी इंप्रूव हुई है, किस वजह से, थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। फोर्थ पॉइंट जो कि मैनेजर को कंसीडर करना चाहिए, कैपिटल मार्केट एक्सेस, कि उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और वो कैसे विजिबल है, विजिबल फ्रॉम द इंक्रीज इन इट्स प्राइस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उनके शेयर का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल कंस्ट्रेंट्स, सिंस द कंपनी हैज टू रिडीम सम डिबेंचर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, सो दे हैव टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि उनको थोड़ा सा पैसा कहाँ ट्रांसफर करना था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना था, इसलिए उन्होंने कुछ जो डिबेंचर्स उन्हें रिडीम किए हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो रहा है स्टूडेंट, क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, की उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में एक नया प्लांट लगाया जहां पर वो अपनी एक नई फैक्ट्री लगा करके अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। 34th क्वेश्चन स्टूडेंट, ब्रीफ
ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, फिर प्राइस मिक्स, फिर प्लेस मिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग ऑन थ्री बेसिस। थ्री बेसिस पर आपको एडवर्टाइजमेंट में और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस जो है वो बताना है। सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट मिक्स मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट वो चीज़ होती है कि कोई गुड्स हो या फिर कोई सर्विस हो, कोई भी टेंजिबल चीज़ हो या इनटेंजिबल चीज़ हो जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसके लिए आपको कोई पैसा पे करना पड़े, विच इज़ ऑफर टू द मार्केट फॉर एक्सचेंज, जिसको हम क्या करते हैं, कस्टमर को ऑफर करते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। तो प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट? कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में जिसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और जिसे मार्केट में ऑफर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज फॉर मनी। The concept of product relate to not only the physical product but also the benefit offered by it from customer viewpoint। जो प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, वो सिर्फ इसमें नहीं है कि कोई एक फिजिकल फॉर्म की कोई चीज़ है उसे हम सिर्फ किसी कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, उससे कोई कस्टमर को कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर किसी पर्सन कस्टमर को अगर मोबाइल या लैपटॉप ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ कोई उसकी फिजिकल प्रोडक्ट उसे ऑफर कर देना सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, उसकी कोई वैल्यू भी उस कस्टमर के लिए होनी चाहिए। एंड आल्सो टू द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर टू द कस्टमर बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। साथ ही साथ इसमें क्या चीज़ आती है कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स। प्रोडक्ट डिसीजन में क्या होता है स्टूडेंट कि उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए और ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की लेबलिंग और ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए। फिर प्राइस मिक्स क्या स्टूडेंट? प्राइस इज द अमाउंट, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है? वो पैसा होता है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि कस्टमर पे करता है किसी सेलर को किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेवल ऑफ प्राइस इफेक्ट द लेवल ऑफ देयर डिमांड। कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो प्राइस है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ डिमांड को। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो जो डिमांड है वो ज़्यादा हो सकती है। द मार्केटर हैव नॉट ओनली टू डिसाइड अबाउट द objective of price setting but to analyze the factor determining the price। एक मार्केटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ प्राइस किसी प्रोडक्ट का ऐसे ही सेट ना करे, ठीक है, उसे पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि प्राइस को फिक्स करने से क्या क्या इफेक्ट जो हैं प्रोडक्ट पर पड़ सकते हैं, उसकी डिमांड पर पड़ सकते हैं, ठीक है। डिसीजन हैव आल्सो बीन टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट टू कस्टमर। साथ ही साथ जो डिसीजन है वो इस चीज़ को देखते हुए रखना चाहिए कि एक कस्टमर को कितना डिस्काउंट जो है हमें देना है। फिर प्लेस मिक्स क्या होता है स्टूडेंट? प्लेस इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। प्लेस क्या है? वो एक्टिविटी है जिसमें फर्म क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करती है टारगेटेड कस्टमर को। प्लेस क्या चीज़ होती है? वो एक्टिविटी है स्टूडेंट जिसमें एक फर्म क्या करती है, प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करती है, किनको? टारगेटेड कस्टमर्स को। इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज इन दिस रिस्पेक्ट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इसमें क्या क्या डिसीजन होते हैं कि कौन से इंटरमीडिएरीज यानी कि जो मिडिल मैन है उनको यूज़ करना चाहिए, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, कैसे हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टोरेज को और वेयर हाउसेस को ट्रांसपोर्टेशन करनी है गुड्स की। फिर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें? डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, बेसिस क्या है इसके? कॉस्ट। द कॉस्ट पर पर्सन रीच इज लो इन एडवर्टाइजमेंट। कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, हर एक पर्सन तक पहुंचने की जो कॉस्ट है, ठीक है, हर एक पर्सन तक जो गुड्स के बारे में हमें चीज़ों के बारे में बताना है, अगर
ये चीज़ हम करते हैं तो यहाँ पर जो खर्चा होगा, ठीक है, कंपनी का, काफ़ी कम होगा। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि हर एक पर्सन तक अगर हम कोई चीज़ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो खर्चा है कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सूटेबिलिटी की एडवर्टाइज़मेंट कहाँ पर सूटेबल है और पर्सनल सेलिंग कहाँ पर सूटेबल है? It is more useful in marketing a product or services whose consumer are spread over a large geographical area. एडवर्टाइजमेंट तब सूटेबल होती है जब गुड्स का जो कस्टमर है, ठीक है, वो काफ़ी बड़े जियोग्राफिक एरिया में स्प्रेड हो, ठीक है। पर पर्सनल सेलिंग कहाँ पर सूटेबल है? इट इज़ मोर हेल्पफुल इन सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स हुज डीलर एंड रिटेलर आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर। ये तब सूटेबल है जब गुड्स के जो डीलर हैं या रिटेलर्स हैं वो काफ़ी कम नंबर में होंगे, ठीक है। फिर रीच, इट कैन कवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक बहुत कम टाइम में, ठीक है, पहुंच सकती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल्स, थ्रू वेबसाइट्स, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। पर पर्सनल सेलिंग क्या है, ये लिमिटेड एरिया में ही रह जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पर्सन को किसी पर्सन के पास जा करके पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये आपका 7th सैंपल पेपर था स्टूडेंट। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।